हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियो विद दिव्या। तो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आए हैं। द चैप्टर नेम इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी। ठीक है, तो 11th क्लास की बुक में उस चैप्टर का नाम फिजियोग्राफी है और 9th क्लास की बुक में चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फिजिकल फीचर्स इंडिया के पढ़ने से पहले बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें समझनी पड़ेंगी उन फिजिकल फीचर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उसके बाद जो है फर्दर जो जितने भी फिजियोग्राफी है इंडिया की वो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहली आपकी जो टर्म आती है वो आती है आपकी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये जियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? Natural forces that continuously reshape the earth's surface and structure over time। ठीक है, जो वो नेचुरल फोर्सेस जो अर्थ के स्ट्रक्चर को शेप को लगातार रीशेप कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो ना, कहीं पे पहाड़ियां हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे सैंड है, कहीं पे छोटे छोटे हिल्स हैं। ठीक है, कहीं पे रिवर वैलीज हैं। तो ये सारे जो आपके फीचर्स बन रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, जो जो सारे फीचर्स आपके अर्थ सरफेस के ऊपर बन रहे हैं, जो बार बार आपके अर्थ की रीशेपिंग हो रही है, स्ट्रक्चर आपके अर्थ का बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में दो बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो दो टर्म्स हैं, वो है आपकी सबसे पहली आती है एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, इसको हम इंटरनल प्रोसेसेस भी कहते हैं। तो आपको पता है, आपने अर्थ का स्ट्रक्चर जो है अपनी सिक्स सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर्स के साथ बना है और सभी लेयर्स जो हैं अर्थ की एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ जो है वो सॉफ्ट होती है, कुछ जो है वो हार्ड होती है। जैसे क्रस्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, तो वो बड़ा हार्ड सा पार्ट है। फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है, तो वो थोड़े से आपके आगे फर्दर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो वही जो आपके अर्थ के अंदर जो हीट है, ठीक है, अर्थ के अंदर जो हीट है, इस हीट की वजह से जो भी आपके फीचर्स बनते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर, तो उन्हीं को हम कहते हैं, मतलब इसी प्रोसेस से जो जो हीट निकलती है ना अर्थ के अंदर से, तो उसके हेल्प से जितने भी आपके जो प्रोसेस जनरेट होते हैं और जो आपके लैंड फीचर्स को बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। अब इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स को फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली प्लेट मूवमेंट्स क्या होता है? प्लेट मूवमेंट्स जो है ये होती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, जो भी आपके अर्थ के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, उसके हेल्प से आपके अर्थ के प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। ठीक है, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, ये भी इसी प्रोसेस से होता है। और सीज़मिक एक्टिविटी, मतलब जो आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, ये इसी प्रोसेस से होते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं। वो नेचुरल फोर्सेस जो कॉन्टिन्यूसली अर्थ सरफेस को रीशेप कर रहा है टाइम के साथ साथ। एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेसेस जो है वो उनका सिर्फ 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है। इसमें हजारों साल लग जाते हैं ये चीजें होने में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका इरोजन है, वेदरिंग के आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो कोई भी नेचुरल फोर्सेस से जो भी प्रोसेस होता है, उसको होने में बहुत टाइम लगता है, 5 या 10 मिनट की कहानी नहीं होती है। ठीक है, तो एंडोजेनेटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? वो प्रोसेसेस जो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे होते हैं? बाय द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, और उसमें मेन क्या आते हैं? आपके प्लेट मूवमेंट हो गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गई, या आपकी सीज्मिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो,
जैसे यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में बहुत हीट होती है, ठीक है, वहां से लिक्विड मटेरियल बाहर निकलता है, तो उसकी हेल्प से कई तरह के एक्टिविटीज आपके अर्थ सरफेस के ऊपर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे आपका ई एक्स एग्जिट, बाहर बाहर चले जाओ, है ना, वैसे ये भी एक्सोजेनिक कि बाहर की इंडिया मतलब अर्थ के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है। तो अच्छा, एंडोजेनेटिक था कि जो आपके अर्थ के इंटीरियर से हीट जनरेट होती है और उसके हेल्प से जो आपके अर्थ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो होता है एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस की वजह से, ठीक है। लेकिन जो चेंजेस आपके अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक फोर्सेस की वजह से हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, आइस हो गई, ठीक है, इसमें विंड भी हो गया। तो इनकी हेल्प से जो आपके अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहला आता है आपका वेदरिंग का प्रोसेस। अब जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ अपनी ही जगह के ऊपर, ठीक है, और जो भी उसका टूट के गिरा वहीं पे गिर गया, ठीक है, आगे फर्दर उसको उसकी मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो वेदरिंग क्या हुई, या तो डिकम्पोजिशन या तो डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, सड़ना या फिर टूटना, लेकिन अपनी ही जगह पे, ठीक है, उसकी कहीं मूवमेंट नहीं होना, उसी को बोलते हैं हम वेदरिंग। सबको समझ में आया कि वेदरिंग क्या होता है, कि किसी भी रॉक का डिकम्पोज होना या टूटना उसी जगह पे वहीं पे। एक वर्ड आता है इन सीटू, ठीक है। इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है कि उसी अपनी जगह पे ही वो प्रोसेस होना, ठीक है। पत्थर पड़ा था, वहीं पे डिसइंटीग्रेट हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। हवा तेज चली, पानी से बार बार उसको टकराव हो रहा है, ठीक है, या आइस की वजह से हो रहा है, जैसे आपके बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस की वजह से उस पर्टिकुलर रॉक का ब्रेक डाउन होना या डिकम्पोज होना अपनी ही जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपका इरोजन। इरोजन में क्या हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स बाय ग्रेविटी, विंड, वाटर और आइस, ठीक है। वेदरिंग में क्या हुआ कि अपने जगह पे वो रॉक टूट गई, ठीक है, उसका मटेरियल टूट के वहीं गिर गया। अब उसको फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट जो है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, अब वो ट्रांसपोर्टेशन चाहे पानी करे, चाहे विंड करे, चाहे आइस करे, या विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हो जाए, ठीक है, तो उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स बाय द ग्रेविटी, विंड और वाटर और ऑइस, इट इज कॉल्ड एज द इरोजन, ठीक है। जैसे कि मान लो, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई हुई है, मतलब यहाँ पे जो है, अगर मतलब रॉक फ्रैगमेंट्स गिरे, ठीक है, तो अगर पानी, बारिश हुई या कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो उसकी हेल्प से जो ये मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आता है डिपोजिशन। वेदरिंग में अपने जगह पे टूट के गिरा, इरोजन में क्या हुआ, उसी का मूवमेंट हुआ। अच्छा, अब मूवमेंट भी तो हमेशा चलता नहीं ना रहेगा, एक टाइम आएगा कि वो कहीं जाके इकट्ठा भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी रॉक फ्रेगमेंट का किसी जगह पे जाके इकट्ठा होना, जमा होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो ये वाला काम भी कौन करता है, या तो हवा करेगा, या पानी करेगा, ग्लेशियर करेगा, आइस करेगा, इनमें से कोई ना कोई ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, रॉक्स, मतलब यहाँ पे रॉक टूटी, ठीक है, तो ये ग्रेविटी की हेल्प से एक्चुअली यहाँ पे इरोजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा स्लांटिंग स्लोप है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स नहीं टिके और यहाँ पे नीचे आके गिर गए और यहाँ पे आके जो है ये डिपॉजिट हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से ये प्रोसेसेस आपके किस में आते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में आते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, उसके अंदर हमने फर्दर इसके टाइप्स पढ़ लिए। टाइप्स इन द सेंस कि इसमें क्या क्या आपके प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टर्म आती है लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि उस चैप्टर में इस वर्ड का मेंशन है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लिथोस्फीयर इज अ रिजिड rocky outer layer of the earth encompassing the crust and the solid uppermost mantle, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है कि अर्थ का जो रॉकी और रिजिड और हार्ड पार्ट जो है, ठीक है, जिसमें आपका क्रस्ट भी आता है और जिसमें मेंटल का सॉलिड वाला पार्ट आता है, ठीक है, सॉलिड ना कि लिक्विड वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या, जो आपके अर्थ का रॉकी है, रिजिड पार्ट है, जिसमें आपका क्रस्ट पूरा और आपके मेंटल का सिर्फ हार्ड वाला पार्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या हो गया, अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स मेंटल बिलो द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के नीचे जो मेंटल का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये लिथोस्फीयर है, यहाँ लिखा है ये हार्ड पार्ट है, और उसी के नीचे एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का जिक्र होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि दोनों लिक्विड मटेरियल है। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, दोनों क्या है, लिक्विड मटेरियल, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ जाता है, मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन लिक्विड और सेमी लिक्विड रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के अंदर, ठीक है। मान लो कि ये आपका अर्थ के इंटीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे जो भी लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। अर्थ के अंदर जो भी आपका लिक्विड या सेमी लिक्विड रॉक मटेरियल है, बहुत हॉट होता है, मोल्डन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। लेकिन जैसे ही विद द हेल्प ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन ये लिक्विड मटेरियल अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचता है, तब ये इसको हम क्या कहते हैं, लावा, ठीक है। सबने चोको लावा केक तो खाया ही होगा ना, ठीक है। तो जब तक वो केक के अंदर है, जब तक आपने उसके अंदर स्पून ना डाला, तब तक तो वो क्या मैग्मा ही है, ठीक है। जैसे ही आपने स्पून स्कूप एक लिया तो वैसे ही सारा बाहर आ गया, तो वो क्या बन गया, आपका लावा बन गया, ठीक है। तो वैसे आप समझ सकते हो। तो लावा क्या हो गया, अनलाइक मैग्मा, lava is defined as the molten rock on the surface, whether on land or in ocean or in the air, ठीक है। चाहे वो देखो, वॉल्केनिक इरप्शन सिर्फ अर्थ के ऊपर मतलब सिर्फ लैंड पार्ट पे नहीं होती है, ओशन के अंदर भी होती है, ठीक है। तो चाहे वो मोल्टन मटेरियल आपका अर्थ सरफेस के ऊपर हो, चाहे वो ओशन के अंदर हो, चाहे वो हवा में, हवा इन द सेंस कि जैसे जोर से वॉल्केनिक इरप्शन का धमाका होगा तो ऑब्वियसली कुछ फ्रैगमेंट्स आपके जो है वो एयर में भी उड़ेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी हो तो लेकिन अर्थ के बाहर हो, अर्थ के ऊपर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी टर्म्स जो हैं वो समझ में आई होंगी, क्योंकि ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफी या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, from school point of view, from अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो हम इसको एकदम से नहीं पढ़ेंगे, पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ेंगे और इसके हर एक एस्पेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो फिजिकल फीचर्स को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ें हैं, वो आपकी आती है प्लेट टेक्टोनिक्स, और सेकंड आपकी आती है कि आपके ये जो भी आपका ये जो
कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ठीक है? अलग-अलग कॉन्टिनेंट जो आप देखते हो, इसकी कैसे बने हैं, तो ये 2 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फर्दर जो है इंडिया की फिजियोग्राफी के ऊपर आएँगे, ठीक है? आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो देख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद और जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उनको जाके देखिएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएँगे। थैंक यू सो मच।